बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमडी कैट के अकॉर्डिंग अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम 3.1 से लेकर 3.3 तक जो है वो टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसकी क्लासिफिकेशन, ये पहला टॉपिक है। फिर हमारे पास आती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे पास के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं किस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वर्ड बोल रही हूँ बायोलॉजिकल, आप ज़रा इसको समझिएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, देखो ज़रा। एक तो हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमारे पास क्या है, हमारे पास में जो बायो, उसका मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। और मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री के अंदर कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास जब एक एटम, ठीक है ना, वो उसके साथ जुड़ता है दूसरा एटम, ठीक है ना, किस तरीके से, बाय केमिकल, ठीक है ना, केमिकली वो क्या करता है, वो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, व्हेन एटम कंबाइन विद एन अदर एटम बाय केमिकल, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या होते हैं, लाइफ के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, लाइफ का क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो लाइफ को बनाने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मैंने इसकी डेफिनेशन में बोला कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड बोला है, क्या चीज़ बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है ना, हम क्या कहेंगे कि सब्सटेंस क्या करते हैं, हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे पास जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं, उसकी बॉडी का कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि फिर कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कंपोनेंट होते हैं या फिर उसकी बॉडी को बना रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसकी कार्बोहाइड्रेट की, वो इस बॉडी के अंदर होता है, इसके अलावा जो है वो लिपिड होते हैं, और क्या होता है जी, और प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर जो बॉडी का पार्ट होती है, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो होप कि अब आप लोगों को जो है वो इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझाई
ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया, और ये बताया कि वो कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। किस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो मतलब कि हमने ये बताना है कि वो कौन कौन से हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, किस चीज़ से मिलके बने हैं और कितना उनका परसेंटेज है। क्लासिफिकेशन में हमने जो है वो ये बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट की। किस चीज़ की बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो ये जो हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ये बने होते हैं किस चीज़ से, बने होते हैं किस चीज़ से, ये बनते हैं हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम देखें कि बॉडी के अंदर इनकी कितनी परसेंटेज होती है, तो ये बॉडी में आपको कितने परसेंट मिलेंगे, ये बॉडी में आप लोगों को मिलेंगे ओवरऑल 15% ये बॉडी के अंदर मिलते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वो क्या है कि ये क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब क्या कि अगर देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो उसका बेसिक यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो ग्लूकोज ही क्या करता है, टूटता है, उसके टूटने से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्लासिफिकेशन में वो है जी हमारे पास लिपिड, ठीक है। अब लिपिड को अगर हम देखें तो लिपिड किस चीज़ से मिलके बना है, ये बना है जी हमारे पास, किस चीज़ से मिलके बना है जी, ये बना है हमारे पास, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बना था तो ये भी बना है किस चीज़ से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। फिर इसकी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि फैट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की भी आगे मजीद जो है वो टाइप्स होती हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है। अब जो लिपिड है उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि फैट्स हैं, ऑयल हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, टर्पिनाइड हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या होती हैं, इसकी टाइप होती हैं। अच्छा जी, अब लिपिड का अगर हम काम देखें तो लिपिड का काम क्या होता है कि ये स्टोरेज करता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में जो क्या होती है, एनर्जी होती है उसको स्टोर किए रखता है। और अगर बॉडी के अंदर इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, देखेंगे ये कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी में, तो ये 10% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टोरेज के अलावा ये क्या करता है, ये इंसुलेटर का भी काम करता है। कि आप लोग देखते हो कि जो सर्दियां होती हैं, हमें सर्दी क्यों लगती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम सर्दियों में जो है वो गर्म फूड का यूज़ करते हैं। बेसिकली उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, लिपिड्स होता है, दैट्स वाई फिर हमें सर्दी से जो है वो बचाव मिल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आती है, वो आती है जी हमारे पास क्या, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन। अब प्रोटीन को देखो तो ये प्रोटीन बॉडी में कितने परसेंट होती है, ये होती है जी 50%, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर 50% होती है। और ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, ये बनी होती है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। अब इसके हम अगर काम देखें, ठीक है, तो ये क्या क्या काम करती है, जैसे कि अगर हम कहें कि ये बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, ठीक है, बॉडी मैस है, तो ये सारा कुछ जो है वो प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। इसके अलावा ये इंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंजाइम आप लोगों को अच्छे से पता है इंजाइम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। विदाउट इंजाइम कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। तो इंजाइम भी क्या होते हैं कि बॉडी में किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन हैं जो रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़
होती हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं भाई, हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेपन्स का काम करते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर घुसता है तो एंटीबॉडी ही जाकर उनको किल करती है, मीन टू से एंटीबॉडी ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड ही इसका क्या होता है, हमारे पास इसका बेसिक यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्लासिफिकेशन आती है वो है जी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में कितने परसेंट होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अबाउट 18% होता है, ठीक है ना। 18% आप लोगों को ये मिलेगा। और ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलके बना होता है। अब इसका काम क्या होता है भाई, आप लोगों को सबको पता है कि न्यूक्लिक एसिड किस काम आते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं और क्या करते हैं, और फिर इनको ट्रांसफ़र करते हैं। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। किस चीज़ को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये स्टोर भी करते हैं और फिर आगे जो है वो ट्रांसफ़र भी करते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसकी टाइप्स भी पता है कितनी होती हैं, 2 होती हैं। जैसे कि हमारे पास डीएनए है और क्या होता है, हमारे पास आरएनए होता है। तो ये इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। और इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन कि हमारी बॉडी में कौन सा हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने परसेंट प्रेजेंट है और किस किस चीज़ से मिलके बना है और उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा 3.2 जो टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 3.2 जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी कि अब इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, या हम यूँ कहें कि ये क्यों अहम होते हैं, ठीक है। ये क्यों अहम होते हैं, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, या इनका क्या काम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये किस चीज़ के अंदर हमें हेल्प करते हैं, इनका रोल होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है। इनका कौन सा रोल होता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है। अब वो कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। या फिर अगर हम कहें कि जो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। अगर हम उनको देखें तो वो किस चीज़ से मिल के बने। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें, सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिल के बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और किस चीज़ की मिलके बनी होती है, प्रोटीन की मिलके बनी होती है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, बेसिकली ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही है ना। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल की आउटर बाउंड्री बना रही है, सेल की आउटर बाउंड्री बना रही है, मीन टू से कि इसका किसके अंदर रोल है, स्ट्रक्चर के अंदर रोल है। या फिर अगर हम अपनी ऑर्गेनेलीज को देखें सेल के अंदर, वो सारी की सारी भी किस चीज़ से मिलके बनी होती हैं, हमारे पास किस चीज़ की मिलके बनी है भाई, इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो पहला रोल है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में ये पीपीटी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों ने जस्ट जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने लिंक को ज्वाइन करना है और आप लोग वहाँ पर इजीली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो मैं पढ़ाऊँगी वो आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों को वहाँ पर अपडेट्स मिलेंगी, मैं आप लोगों के वहाँ पर टेस्ट भी लिया करूँगी, ठीक है। और भी कोई जो अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो दूसरा इसका फंक्शन आता है वो किस में आता है, वो आता है जी एनर्जी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज के अंदर और किसके अंदर, सप्लाई के अंदर। इसका क्या मतलब है भाई, देखो हमारे पास अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, कार्ब्स की बात करते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हमारे पास उसका बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब ये जब टूटता है ना तो हमें क्या मिलती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है भाई, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। देखो
आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है ना, खाना खाते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो हीट हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो गर्म हो जाता है। वो क्यों गर्म होता है? बेसिकली रीज़न यही होती है कि जब हम फूड खा रहे होते हैं तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड होते हैं ना, ठीक है ना, ग्लूकोज के दरमियान वो बॉन्ड टूट रहे होते हैं, और उनके टूटने से हमें जो है वो हीट भी मिल रही होती है और एनर्जी भी मिल रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ये हमें क्या है कि इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं और ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिपिड। अगर हम लिपिड को देखें तो लिपिड क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में एनर्जी को क्या करके रखते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज का काम करते हैं एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम इसकी तीसरी जो है वो इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो है जी एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या जी, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा किस चैप्टर में, एंजाइम के चैप्टर में आप लोगों ने नाम सुना होगा। कैटालिस्ट क्या होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ जो क्या होती है, जो रिएक्शन को क्या करती है, रिएक्शन को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं जी एंजाइम, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब देखो कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम है वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, ऑब्वियसली वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन ही नहीं होगा तो कैटलिस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही रीज़न है, जो प्रोटीन होती है ना वो किसको बना रही होती है, एंजाइम को बना रही होती है। तो एंजाइम ही क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, फिर हमें जो है वो एनर्जी मिलने के लिए जो है वो वेट करना पड़ेगा दिनों का, महीनों का, ठीक है। तो यही वजह है कि जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो रोल आता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इसका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। कि अब हमें पता है कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, किसकी हमने बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन में किसकी बात की थी, डीएनए की बात की थी, आरएनए की बात की थी। तो वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि ये क्या चीज़, कैसे इन्फॉर्मेशन होगी जिसको वो स्टोर करते हैं और वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं जी ट्रेट। अब ट्रेट क्या है जी, ट्रेट क्या होते हैं, आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ रखा होगा, चैप्टर जेनेटिक्स में पढ़ रखा होगा। क्या होते हैं कि जैसे कि हमारी हाइट है, हमारा जो है वो बॉडी मैस है, इसी तरह से हमारे हेयर कलर हैं, स्किन का कलर है, आइज़ के कलर हैं, ठीक है ना, हमारी इंटेलिजेंस है, ये सारा कुछ हमारी ट्रेट्स हैं। इन्हीं को क्या करता है डीएनए, और डीएनए जो है वो स्टोर करके रखता है, और फिर क्या होता है जब रिप्रोडक्शन होती है तो इन्हीं ट्रेट्स को फिर आगे जो है वो प्रोसीड करता है, आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता है। समझ आ गई। और इसका जो हमारे पास रोल होता है किस चीज़ के अंदर होता है, वो होता है जी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। इसके बगैर प्रोटीन बॉडी के अंदर बनेगी ही नहीं। जितनी भी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनी है, या यूं कहें आपका बॉडी जिस चीज़ से मिलके बना है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती हैं किसके पास होती हैं, हमारे जीन के पास होती हैं, हमारे डीएनए के पास होती हैं, ठीक है। अगर ये होंगे तो प्रोटीन बनेगी तो हमारा बॉडी बनेगा। तो ये है जी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इसका जो हमारे पास रोल होता है वो किसके अंदर होता है, हेरिडिटी के अंदर होता है, विरासत के अंदर होता है। यानी कि विरासत के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना उन सब को क्या किए रखता है, स्टोर किए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किस चीज़ के अंदर इसका जो है वो रोल आता है, वो आता है जी रेगुलेशन के अंदर, ठीक है ना, रेगुलेशन के अंदर। अब रेगुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे किस चीज़ की, हार्मोन्स की, ठीक है।
हार्मोन्स हमारी बॉडी में आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या होते हैं। हार्मोन होते क्या हैं? हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके अपना टारगेट परफॉर्म करते हैं। अब हम इन जो हार्मोन है, हार्मोन में अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंसुलिन की, आप लोगों को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो पर्सन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, वो डायबिटिक हो जाता है, यानी कि उसको शुगर हो जाएगी। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो बंदे को शुगर हो जाती है। इसीलिए जो हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन के अंदर काम करना, उनका बैलेंस के अंदर काम करना, कि कोई हार्मोन ज़्यादा ना हो, कोई हार्मोन कम ना हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम हार्मोन की बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है, स्टीरॉयड आता है। अब स्टीरॉयड को देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है ना, तो ये इसी हार्मोन की वजह से हो रही होती है। या फिर जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है वो भी इसी के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो इम्पोर्टेंस में बात आती है वो किस में आती है, डिफेंस। अब देखो, नॉर्मली अगर हम देखें कि एक कंट्री को डिफेंस करने के लिए कंट्री की क्या होती है, आर्मी होती है, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, बॉडी क्या है, हमारा हमारा जो है वो कंट्री है, समझ लें कंट्री है वो हमारा, ठीक है। अब देखो कि बॉडी के पास ऐसी क्या चीज़ है जो बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। वो होती है क्या चीज़, प्रोटीन। अब बोलोगे प्रोटीन क्यों भाई, प्रोटीन तो स्ट्रक्चर बना रही है लेकिन डिफेंस भी दे रही है। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं किस चीज़ की मिलके बनी है भाई, प्रोटीन से ही मिलके तो बनी है। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन ही क्या कर रही है, डिफेंस कर रही है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन के बने ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेपन्स का काम करते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल जब भी बॉडी के अंदर आता है तो ये इनको पकड़ कर जो है वो पीट डालते हैं और इनको मार डालते हैं, ठीक है। और फिर जब एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होती हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव होकर हमारी बॉडी की क्या करता है, हमारी बॉडी का डिफेंस करता है। और फिर इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है और हम क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। तो इसका रोल जो है वो किस चीज़ में होता है, डिफेंस में होता है। अब नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है वो किस चीज़ के अंदर आती है, वो आती है जी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, भेजना। अब जैसे कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर क्या होता है कि रेड कलर की आप लोगों को क्या मिलती है, एक प्रोटीन मिलती है। यही रेड कलर की प्रोटीन क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करती है, लेके जाती है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या करती है, जो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ठीक है। ये इसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है मूवमेंट। अब मूवमेंट आती है, जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो ओबियसली हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है और वो आते हैं क्या चीज़, मसल। आप लोगों ने देखा होगा कि मसल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती हैं, ठीक है। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, काफ़ी सारी प्रोटीन है, तो उसमें कौन सी होगी, एक्टिन प्लस मायोसिन। ये इसके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। अब अगर प्रोटीन बॉडी में नहीं होगी और प्रोटीन भी कौन सी, एक्टिन और मायोसिन नहीं होगी, तो क्या कोई हमारे पास मूवमेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर हमारे पास कोई कंट्रैक्शन और कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, और अगर कोई कंट्रैक्शन और कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी तो मूवमेंट कैसे होगी, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका किस में रोल होता है, मूवमेंट के अंदर भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का रोल होता है। और किसके अंदर रोल होता है, कम्युनिकेशन,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो बातें कर लेते हैं एक दूसरे से किसी ना किसी ज़रिए से, अब सेल ने भी तो बातें करनी है। सेल ने एक दूसरे को सिग्नल देना है, इमरजेंसी हो गई है, किसी को चोट पहुंच गई है, किसी को फूड चाहिए, किसी के पास किस चीज़ की क्या है कमी हो गई है, या किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है उसको देनी है या लेनी है, तो वो किस तरह से किया जाता है, वो करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। अब कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जैसे हम अगर देखें तो हमारे पास मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, मतलब क्या है कि हम किसी भी तरह से कर लेते हैं। तो सेल जो है दूसरे सेल से किस तरह से कम्युनिकेट करता है, बाय द मीन्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, हार्मोन के थ्रू जो है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। और इसके पास दूसरी क्या चीज़ होती है, वो होते हैं रिसेप्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो सिग्नल को कैच करते हैं और फिर बताते हैं कि सेल के बाहर क्या हो रहा है या सेल के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल टू सेल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है वो किसके अंदर आती है भाई, होम्योस्टेसिस के अंदर, होम्योस्टेसिस के अंदर। अच्छा जी, अब आप लोगों को पता है होम्योस्टेसिस क्या होता है भाई। होम्योस्टेसिस हम क्या कहते हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जल्जले आ रहे हैं, ठीक है ना, कयामत बरपा है, लेकिन हमारी बॉडी अंदर से क्या है, स्टेबल है। हमारी बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारी बॉडी जो है वो ढीठ किस्म की बॉडी है, ठीक है ना। बाहर कुछ भी हो रहा है तो हमने तो चेंज नहीं होना, बाहर आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो जाए, हम तो वही वैसे के वैसे रहेंगे। तो होम्योस्टेसिस भी यही है, ढीठ किस्म का ये कोई फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसके बुराई नहीं कर रही, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा बॉडी स्टेबल नहीं रहेगा, हमारी बॉडी की थर्मोलेशन, ठीक है ना, इसी तरह से एक्सक्रीशन है, तो ये सारे की सारी क्या चीज़ है कि होम्योस्टेसिस के थ्रू ही क्या हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि होम्योस्टेसिस क्या है, कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट द चेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, कुछ भी हो रहा है बाहर, आप लोगों ने क्या है, इजी रहना है, रिलैक्स रहना है। जैसे कि अगर हम कहें कि बाहर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर गर्मी है तो बढ़ेगा, तो भी हमारा बॉडी जो है वो कितने पे रहता है, 37 पे रहता है। अगर पारा जो है वो 50 पे पहुंच जाए तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी भी 50 पे पहुंच जाती है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। हाँ, कुछ और फंक्शंस हो रही होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह, जो हमारी बॉडी को क्या कर रही होती है, नॉर्मलाइज रखने की कोशिश कर रही होती है, हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसी तरह से क्या होती है, पीएच होती है। पीएच वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसके लिए, एंजाइम के लिए। एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं, एंजाइम को स्पेसिफिक पीएच मिलेगी तो वो काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगी वो भी काम करना छोड़ देंगे, नवाब बन के बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा होम्योस्टेसिस क्या करती है, हमारी बॉडी की ओस्मोलैरिटी, ओहो क्या हो रहा है, ये ओस्मोलैरिटी को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो ओस्मोलैरिटी क्या है भाई, साल्ट और वाटर की मेंटेनेंस बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओस्मोलैरिटी। तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी को ढीठ बना के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है वो है जी 3.3, जिसमें है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। और यही हमारे जो आज का लेक्चर है ना, इसका जो है वो थर्ड टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ये क्या है, अगर हम देखें तो वाटर जो होता है ना वो मोस्ट अबेंडेंट होता है। ठीक है ना, मोस्ट अबेंडेंट हमारी बॉडी का क्या है जी, हमारी बॉडी का कंपोनेंट है। ठीक है ना, हमारी बॉडी का कंपोनेंट है। अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 65 से लेकर 89% तक हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने किस चीज़ की, अपने ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा पानी है। कितना पानी है भाई हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर 85% पानी होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की क्या है, बोन है, हड्डियाँ हैं, उनमें भी क्या है, पानी है। अब कितना पानी है, हमारी बॉडी में बोन्स के अंदर 20% जो होता है वो पानी होता है। ठीक है ना, या फिर अगर हम यूँ कहें कि पूरी जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा पानी ही होता है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस में पहली चीज़ आती है वो है जी पोलैरिटी। नाम तो सुन रखा होगा आपने पोलैरिटी का। ठीक है, पोलैरिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पोलैरिटी होती क्या है, या यूँ समझें, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पोलर।
आप लोगों ने सुना होगा कि पानी एक पोलर सब्सटेंस है। अब पोलर का क्या मतलब होता है कि समथिंग हैविंग चार्ज, पॉजिटिव और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि पोलैरिटी कहते हैं। अब वाटर है तो वाटर जो क्या है एक पोलर सब्सटेंस है। मतलब क्या, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है जी उसकी क्या चीज़, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके साथ अटैच होती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। जो हमारी ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारी हाइड्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन चार्ज की वजह से हम कहते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, वो पोलैरिटी शो करता है, वो पोलर होता है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है इम्पोर्टेंस में, वो क्या है जी, वो है जी हाइड्रोलाइसिस। अब नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फटना। अब आप लोग कहेंगे कि हमने क्या करना है, हमने वाटर को तोड़ देना है तो यही होगी हमारी हाइड्रोलाइसिस। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि पानी की मौजूदगी में कोई चीज़ को क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है ना, उसको क्या करना, ब्रेक करना, यही क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस है। अब पानी को नहीं तोड़ना भाई, पानी तो खुद ब खुद टूट जाएगा, पानी तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन पानी की प्रेजेंस में हमने कोई और चीज़ तोड़नी है। जैसे कि अगर हम बात करें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड है, ठीक है ना, वो 2 ग्लूकोज से मिलके बनी होगी। ये एक हमारे पास ग्लूकोज और ये 2 ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़े हैं। अब हमने इनको क्या करना है, सिंपल करना है, ठीक है ना, इनको हमने क्या करना है, सिंपल करना है। तो सिंपल करने के लिए हम इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम इसको वाटर प्रोवाइड करेंगे तो होता क्या है कि ये एक हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हमारे पास जो वाटर है, वाटर का H पॉजिटिव एक ग्लूकोज के पास जाता है और दूसरा OH नेगेटिव जो है वो किसके पास जाता है, दूसरे ग्लूकोज के पास जाता है। यूं इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अब हाइड्रोलाइसिस हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे मैं लिखूँ हाइड्रोलाइसिस क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों कर रहे हैं हम, ना तोड़े चीज़ों को, ठीक है, अब ऐसे ही रहने दें। क्यों ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, आप लोगों ने नोट नहीं किया क्या। ये जो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, मतलब हमारी किसके अंदर, हमारी डाइजेशन के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम फूड खाते हैं तो वो किस सब्सटेंस में होती है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस में होती है। कम्प्लेक्स को क्या चीज़ करने के लिए, समालर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या चीज़, हमें क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए भाई, हमें तो पानी चाहिए। तो डाइजेशन के लिए हाइड्रोलाइसिस का होना लाजमी है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी के क्या हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको प्रोसीड करने के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी टूटेगा तो रिएक्शन होगा, अगर नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के जो अदर सेल फंक्शन होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अदर सेल फंक्शन होते हैं, उनको भी परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी भी कैसे चाहिए, हाइड्रोलाइसिस की फॉर्म में चाहिए, टूटा हुआ में चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करा सके। तो ये हमारे पास क्या है कि वाटर एज अ हाइड्रोलाइसिस को इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या बला है भाई। देखो अगर मैं कहूँ कि सिंपली आप लोगों को समझाऊं कि पानी के टेम्परेचर को, T मतलब टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी हमें क्या होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं अब इसकी आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो मैं क्या कहूँगी कि
नंबर ऑफ NO यानी कि नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है, नंबर ऑफ कैलोरीज क्या हो, रिक्वायर्ड हो, किस चीज के लिए, टू रेज द टेम्परेचर, रेज द क्या चीज, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू क्या चीज, थ्रू 1 सेल्सियस, यानी कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी को जितनी क्या चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वही तो उसका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसकी हमारे पास क्या है कि ये अगर हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो भाई ये किस तरह का एक्ट करती है, ये एक्ट करती है, एक्ट एज स्टेबलाइजर, ठीक है, ये स्टेबलाइजर का काम करता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो सडन चेंज होता है, ठीक है ना, सडन चेंज होता है, उसको क्या किए रखता है, उससे हमें प्रोटेक्ट किए रखता है पानी, ठीक है ना। अगर उसको एनर्जी, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, उसको एनर्जी मिलती रहेगी, तो वो स्टेबलाइजर का काम करेगा, हमारी बॉडी स्टेबल होगी। और फिर हमारी बॉडी में अगर कोई भी सडन चेंज होता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो क्या रहेगा, उसके अगेंस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट नाम आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा भाई। अब सॉल्वेंट क्या होता है, बात करते हैं हम किस चीज़ की, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, सब्सटेंस, SUB यानी कि सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, जो अपने अंदर क्या करता है, चीज़ों को क्या कर दे भाई, डिज़ोल्व कर दे, डिज़ोल्व कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब वाटर क्या है, सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि वाटर जो है वो अपने अंदर चीज़ों को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होंगे, पोलर सब्सटेंस, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था कि पोलर जो है वो क्या होता है कि समथिंग हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज भी क्या होता है, पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में जब भी हम शरबत बनाते हैं तो पानी लेते हैं, पानी के अंदर शुगर डालते हैं और फिर उसके साथ जो है वो कलर डालते हैं, तो हमारा शरबत बन जाता है। अब देखो हमने सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर डाली हैं, पानी के अंदर डाली हैं, तो पानी उनको क्या कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है। तो वाटर जो है वो क्या हुआ, हमारे पास सॉल्वेंट का ये जो है काम करता है। अच्छा, अब ये एब्जॉर्ब कर ही क्यों रहा है, ठीक है, यानी कि चीज़ों को अपने अंदर ये जो डिज़ोल्व कर रहा है, तो इसके पीछे इसका क्या पर्पज़ है, ये ना करे, ठीक है, ये क्यों इतना दरिया दिल बन रहा है कि ये सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसका भी हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा रोल है। और वो क्या है, वो है हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट के अंदर। देखो भाई, अगर आप लोग क्या हो कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर होगा, तो वाटर के अंदर क्या होगी, फूड जो है वो क्या होगी, डाइजेस्ट होगी, ठीक है ना। डाइजेस्ट होगी कहाँ पे जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में भी पानी होता है, फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि हम खाना तो खाते हैं और वो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर तो फैला हुआ नहीं है ना। अब हमने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड को पहुंचाना है, एक एक साल तक पहुंचाना है, बालों के सर के आखिरी बाल तक हमने जो है वो फूड पहुंचानी है, तो किस तरह से जाएगी, वाटर होगा, अपने अंदर डिजोल्व करेगा चीज़ों को तो ही लेके जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फूड ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। नेक्स्ट किसके अंदर काम करता है, केमिकल रिएक्शन, CH यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ही इसका बहुत बड़ा रोल होता है भाई। केमिकल रिएक्शन को पानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किस चीज़ में आता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गंद बन जाता है उसकी रिमूवल के लिए भी हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी कैसे चाहिए, जो एक्ट करे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वाटर की इम्पोर्टेंस में चीज़ आती है वो है जी हमारे पास क्या चीज़, डेंसिटी।
वो आती है क्या चीज़, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि डेंसिटी क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि डेंसिटी क्या होती है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि किसी चीज़ का कितना वेट है उसकी गिवन स्पेस में। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को स्पेस देते हैं, उस स्पेस में उसका कितना जो है वो वेट है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या कहूँगी कि डेंसिटी इज द mass per unit volume ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जी, ये डेंसिटी है। अब डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब पानी की डेंसिटी कितनी होती है, मतलब पानी का वजन कितना होता है। पानी का जो वजन है, पानी का वजन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है। वो है जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट किस टेम्परेचर पर, 4 सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी डेंसिटी होती है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या होती है, बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, वो जो है वो फ्लोट करती है किस चीज़ के ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। क्यों भाई, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो भाई, जो वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम है। लेकिन जब यही वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज करके कितनी हो जाती है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। यही रीज़न है कि फिर आइस जो है वो फ्लोट करती रहती है। और इसकी दूसरी रीज़न हमारे पास क्या है कि इस आइस के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस जो है वो क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो आती है किस चीज़ के अंदर, वो आती है कोहेजन के अंदर। कोहेजन या फिर हमारे पास क्या होती है, एडहीशन। ये क्या है, ये दोनों हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस किस तरह की फोर्सेस, कोहेजन क्या है कि हमारे पास जब एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन किए रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। मतलब क्या है कि हम इसको क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम टैप को ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम तक पहुँचे। वाटर जो है वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, चेन की फॉर्म में आ रहा होता है, एक कॉलम की फॉर्म में आ रहा होता है, और कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है। बेसिकली ये एक फोर्स है जो वाटर के मॉलिक्यूल को, ठीक है, सपोज कर लो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में क्या किए रखती है, कंबाइन किए रखती है। यही वजह है कि फिर पानी हमें क्या मिलता है, एक चेन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एडिशन की बात करें, एडिशन क्या होता है, एडिशन यानी कि चिपकना। तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, किसके दरमियान, अट्रैक्शन बिटवीन क्या होता है, वाटर एंड सरफेस एरिया। यानी कि पानी जिस जगह पर होगा, ठीक है ना, उस जगह के साथ भी क्या होगा, चिपका हुआ होगा। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप कोई भी बर्तन लें, उसके अंदर पानी डालें, तो जैसे आप पानी उसमें डालें फिर उस पानी को गिरा दें, आप देखेंगे कि उस बर्तन को भी पानी लगा हुआ होगा। क्योंकि ये उसकी एडिशन प्रॉपर्टी की वजह से है। यही वजह है कि जितने बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ठीक है, जब जाइलम के अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है तो एक तो वो क्या है कि पानी अपने दूसरे पानी के साथ भी क्या
करता है, जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, वो जो जाइलम की वॉल्स होती हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है कि चाहे दरख्त कितने भी बड़े हों तो फिर पानी नीचे से ऊपर तक ही जाता है। ठीक है, तो ये इसकी किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? एडिशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को? आयोनाइजेशन को। आयोनाइजेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब आयोनाइजेशन नाम से पता चल गया होगा, आयोनाइजेशन यानी कि आयंस। अब जो वाटर होता है, वाटर के पास क्या होते हैं? आयन होते हैं। अब जैसे कि इसके पास क्या होगा? H+ होगा और यहाँ पर उसके पास क्या होगा? OH नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आयोनाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू व्हाट? इनटू आयंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? क्यों आयोनाइजेशन होती है वाटर की? ठीक है, पहली बात कि ये क्या करवाता है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके लिए क्या चाहिए भाई? उनके लिए आयोनाइजेशन चाहिए। ठीक है, अब आयनाइजेशन चाहिए तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच भी चाहिए। तो आयनाइजेशन होगी तो स्पेसिफिक पीएच होगा। स्पेसिफिक पीएच के बगैर एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम काम करना छोड़ डालेंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बेस्ट परफॉर्म होगी। सेकेंड, जो हमारी बॉडी का क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस होता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस जो होता है ना उसको भी क्या किए रखती हैं? ये उसको भी मेंटेन किए रखती हैं। ठीक है ना, बाय द क्या चीज़? बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। तो ये है हमारे पास एक पूरे का पूरा लेक्चर जो कि मैंने आप लोगों को आज यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक जो है वो मैंने पढ़ाए। पहला था मेरे पास कि उसको डिफाइन करना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को और क्लासीफाई करना, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को डिटेल से। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था वो था 3.2, जो कि मैंने बताया कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिटेल के साथ बताया। फिर तीसरा टॉपिक जो था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सारी की सारी मैंने यहाँ पर जितने भी आप लोगों के MD-CAT के लेक्चर में यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया है। होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।